क्या हो गया यार? ठीक है, ये चेंज करा के दूसरा लाओ यार। लास्ट में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो गया था अपना। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, उसका कॉज और कॉन्सिक्वेंस करवा दिए थे मैंने जी, आयोनाइजेशन में। बैठो बेटा। कौन सा लेक्चर था अपना? 10th। यार ये पेन भी खराब देते हैं क्या? मार्कर ही टूटा हुआ है, कैसे लिखेगा टीचर? छोटी छोटी बातों के लिए भी बोलना पड़ेगा, तो मार्कर ही टूटा हुआ है कैसे लिखेंगे? टाइम खराब होता है। उनको फ्लोर इंचार्ज को कम से कम ये तो देखना चाहिए भाई, मार्कर तो नहीं सही है, नहीं है। दूसरा दिया है ना ये मार्कर? 9th लेक्चर है, 9th है। और 9th लेक्चर है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी डेफिनेशन अपन सभी जानते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए आइसोलेटेड गैसियस एटम, फ्रॉम ए आइसोलेटेड नॉट सॉलिड एटम। क्योंकि अपन क्या करेंगे, मेटल सॉलिड को सब्लिमेट करके क्या करेंगे, मेटल गैस में बनाएंगे। और यूनिट अपन सभी जानते हैं किलो जूल पर मोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्योंकि एनर्जी देंगे तो प्रोसेस क्या हो गई, एंडोथर्मिक। फटाफट से लिख लें, डेल्टा एच के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, थर्मोडाइनमिक कन्वेंशन के आधार पर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, कई बार बता दिया आपको। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए आइसोलेटेड गैसियस एटम, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। डेल्टा एच इज पॉजिटिव, यूनिट अपन सभी को पता है किलो जूल पर मोल इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जल्दी बैठिए भाई फटाफट से। जी हाँ जी बिल्कुल। अब अपन बात करते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की। जब आता है शब्द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, तो सक्सेसिव का मतलब अपन किसी एक एटम को दे रहे हैं तो अपन लगातार उसी एटम को एनर्जी देते चले जा रहे हैं। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज बोले चाहे एनर्जी को अपन एंथैल्पीज बोले, एक ही बात है। हेडिंग डाल के लिखें सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज।
successive ionization energies. सक्सेसिव का मतलब अगर अपन किसी एक एटम को दे रहे हैं तो अपन लगातार उसी एटम को देते जाएंगे। मैं सोडियम को कितनी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दे सकता हूं? सोडियम को कितनी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दे सकता हूं? 11, क्योंकि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो दूंगा I1 फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड निकालूंगा तो I2, थर्ड निकालूंगा तो I3। तो सक्सेसिव का मतलब अपन किसी एक एटम को दे रहे हैं तो अपन लगातार उसी को देते चले जा रहे हैं। मैं कार्बन को कितनी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दे सकता हूं? 6, क्योंकि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो I1, दूसरा निकालूंगा तो I2 एंड सो ऑन। अगर हमारे पास क्या है, कोई हाइपोथेटिकल एटम है, कोई काल्पनिक एटम है M, किसमें? आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में। किसमें? अपन ने उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या दिया? आयोनाइजेशन एनर्जी 1, दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। किसमें कन्वर्ट कर दिया? मोनो पॉजिटिव गैसियस आयन में। वापस से उसके मोनो पॉजिटिव गैसियस आयन में से फिर से इलेक्ट्रॉन निकालकर उसको डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करना है। अपन क्या देंगे? I2। फिर मेरे को डाई पॉजिटिव आयन से किसमें कन्वर्ट करना है? ट्राई पॉजिटिव में। मैं उसको क्या दूंगा? I3, और इस प्रकार मैं उसको देता ही चला जाऊंगा। I1, I2, I3, इनको अपन क्या बोलेंगे? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी एटम के लिए, कोई भी एटम हो, फॉर एनी एटम, हमेशा I1 से ज्यादा क्या होगा? I2, उससे ज्यादा I3, उससे ज्यादा I4। इसका कारण क्या है? जब मैं I1 दे रहा हूं तो किसमें दे रहा हूं? न्यूट्रल एटम में। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब मैं I2 दे रहा हूं तो किसमें दे रहा हूं? उसके केटायन में। उसके केटायन में प्रोटॉन तो उतने ही है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, जेड इफेक्टिव बढ़ गया। जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पर जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा। एम से छोटा साइज, एम पॉजिटिव का उससे छोटा साइज। तो जैसे जैसे साइज डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा। सक्सेसिव का मतलब समझ में आ गया? किसी एक एटम को दे रहे हैं तो लगातार उसी एटम को देते चले जा रहे हैं। किसी ने कहा सर अगर अपन नियॉन को देंगे तो कहीं ये ऑर्डर उल्टा तो ना हो जाए? मैंने कि नहीं, दुनिया का कोई भी एटम हो, दुनिया का कोई भी एटम हो, यही ऑर्डर होगा। उन्होंने कहा सर नियॉन बहुत स्टेबल है, तो नियॉन के लिए तो I1 की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। मैंने कि बिल्कुल सही बात है। जितनी भी इनर्ट गैसेस है उनके लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा, क्योंकि अपने को इलेक्ट्रॉन किसमें से निकालना है? स्टेबल एटम से। अब मैंने I1 बहुत ज्यादा है, मैंने किसको में कन्वर्ट कर दिया? उसके मोनो पॉजिटिव आयन में। किसमें? अब मेरे को नियॉन पॉजिटिव से जब नियॉन के डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करना है तो मेरे को I2 की वैल्यू I1 से भी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि Ne पॉजिटिव का साइज किससे छोटा हो गया? नियॉन से। तो जैसे जैसे अपन इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, जैसे जैसे अपन इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की पकड़ क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए अपने को एनर्जी ज्यादा देनी, बशर्ते अपन सक्सेसिव का मतलब समझ गए हो। सक्सेसिव का मतलब अपन किसी एक एटम को दे रहे तो अपन लगातार उसी को देते चले। सक्सेसिव का मतलब ये नहीं एक बार सोडियम को दे दिया, एक बार मैग्नीशियम को, एक बार एल्यूमिनियम को, ना। अपन किसी एक एटम को दे रहे तो लगातार उसी को देते चले जा रहे हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, कौन से जो 3 प्रोसेस दे रखी है किसमें एब्जॉर्ब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा एनर्जी का? अपन किसमें दे रहे हैं? अपन एल्यूमिनियम में दे रहे हैं। किसमें दे रहे हैं जनाब? और अपन लगातार एल्यूमिनियम में देते जा रहे हैं। इसका मतलब अपन कौन से शब्द की बात कर रहे हैं? सक्सेसिव। कौन से शब्द की बात कर रहे हैं? यहां पर क्या दूंगा मैं? I1, यहां पर क्या दूंगा? I2, यहां पर क्या दूंगा? और फिर अगर Al+3 से Al+4 होता तो क्या देता? तो किसी भी एटम के लिए सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा बढ़ती चली। सक्सेसिव का मतलब अपन किसी एक एटम में दे रहे हैं तो अपन लगातार उसी में देते चले। ये कॉपी करो पहले यहां से। कंसीडर, थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे।
प्लीज आइए। हाँ जी, लिख लिया सभी ने, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, कॉपी कर लिया सभी ने, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जनाब, ये क्वेश्चन आपको समझ में आई क्या, बोलिएगा आप लोग। अपन एल्यूमिनियम को दे रहे हैं, अपन एल्यूमिनियम को दे रहे हैं और अपन लगातार एल्यूमिनियम को देते जा रहे हैं, इसका मतलब अपन कौन से शब्द की बात कर रहे हैं। और सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा बढ़ेगी। यहाँ पर क्या देंगे I1, यहाँ पर क्या देंगे I2, यहाँ पर क्या देंगे I3। किसी भी एटम के लिए I1 से ज्यादा I2, फिर I3, फिर I4 और बढ़ता ही चला जाएगा। एक क्वेश्चन है हमारे पास, अपने को किसी एलिमेंट की उसकी 5 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू दे रखी है, किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें, पहले दे रखी है 7.1, दूसरी क्या दे रखी है 14.3, तीसरी क्या दे रखी है 35.6, चौथी क्या दे रखी है 46.8। बाद में बात कर लेना यार, पांचवी फटाफट फटाफट देखो, दोस्ती यारी क्लास के बाहर रखा करो, क्लास में कंसेंट, इधर देखो फटाफट, आता हो तो ठीक है। क्लास में, जब अपन क्लास में आ गए बात बिल्कुल बंद, अपना ध्यान देखो, पढ़ाई में एक ही चीज है, पढ़ाई में दूसरी चीज है ही नहीं, कंसेंट्रेशन, एकाग्रता। जितना अपन एग्जाम में देखते हैं, एग्जाम में क्या होता है, एक दिन में आधी से ज्यादा किताब हो जाती है, क्यों, अपना ध्यान, पता है अपने को अगले दिन क्या है एग्जाम, तो अपना फोकस क्या रहता है, पढ़ाई पर। तो हमेशा पढ़ाई पर, जब अपन क्लास में एंटर हो गए या घर में भी पढ़ रहे हैं, किसने कहा सर कितनी देर पढ़ें कि हम आईआईटी में टॉपर्स बन जाए, मैंने कि जितनी देर पढ़ो उतनी देर ईमानदारी से पढ़ो, दैट्स ऑल। उसका इफेक्टिव आउटपुट आना चाहिए, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कर लो, तो इसका मतलब अपना ध्यान केवल वहीं पर ही है, अपना ध्यान इधर उधर है, डिविएट होगा तो फिर बेकार हो जाएगा। इधर देखो, कोई एलिमेंट एक्स है, उसके लिए पहली 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, पहली क्या दे रखी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, लेकिन चौथी के बाद चौथी और पांचवी में सडन जंप आ गया, चौथी के कंपैरिजन में क्या हो गया, पांचवी बढ़ गई, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4। सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, सिलिकॉन होता है 284, सिलिकॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4। मैंने I1 दी, मैंने I2 दी, I3, I4 दे दी, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गए। इसका मतलब अब मेरे को IE5 की वैल्यू अचानक से ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि वो किसमें देना है, 28 का मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में, किसमें, तो ए सडन लार्ज जंप बिटवीन I4, ए सडन लार्ज जंप बिटवीन I4 and I5 will indicate the presence of how many valence electron, 4। मेरे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास क्या है, ए सडन लार्ज जंप बिटवीन I3 and I4, कोई एलिमेंट है, उसकी तीसरी और चौथी, उसकी तीसरी और चौथी के बीच में सडन लार्ज जंप हो गया, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3। बोरॉन फैमिली का कोई मेंबर हो गया, जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, एल्यूमिनियम है 283, क्या है, मैंने दिया I1, मैंने दिया I2, मैंने दिया I3, 3 निकल गए। अब जब जैसे 3 निकल गए तो मेरे को IE4 की वैल्यू किसमें देनी पड़ेगी, 28 का मतलब नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन में, किसमें, तो उसके लिए IE3 और IE4 के बीच में क्या हो गया, सडन लार्ज जंप आ गया, तो इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ए सडन लार्ज जंप, ए सडन लार्ज जंप बिटवीन I1 and I2, बिटवीन I1 and will indicate the presence of how many valence electron, 1। A sudden large jump between IE2 and IE3 will indicate the presence of how many valence electron, 2। A sudden large jump between IE3 and I4 will indicate the presence of how many valence electron। एक क्वेश्चन है, अपने को कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है और अपने को एलिमेंट दे रखा है, उसकी सक्सेसिव अपने को 4 आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू दे रखी है, अपने को पहचानना है कि उसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। फटाफट से देखो, कहां पर सडन लार्ज जंप आ रहा है, अपने पास
उसके अंदर सडन लार्ज जंप आ रहा है तीसरी और चौथी के बीच में। किसमें? तीसरी और चौथी के बीच में। इसका मतलब उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3। पहला वाला हो गया सोडियम। बोलो, जब भी कॉन्फ़िगरेशन वाला क्वेश्चन आएगा, जिसका कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है उसके आगे वो एलिमेंट लिख लेंगे। पहला हो गया सोडियम, दूसरा कौन हो गया? एल्यूमिनियम, थर्ड कौन हो गया? 3s2 3p3। फॉस्फोरस हो गया एटॉमिक नंबर 15 पर, और ये हो गया मैग्नीशियम। ये क्या हो गया? जब मैं एल्यूमिनियम से कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा? 3। एक निकल गया पी सब शेल से, 2 एस सब शेल से निकल गए, तो उसने किसके कॉन्फ़िगरेशन को धारण कर लिया? 1s2 2s2 2p6 का मतलब नियॉन। तो जैसे मैं उसके वैलेंस शेल से 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, मुझे उसके लिए I4 बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? मेरे पास क्या है? एक ये तो बताए, देयर इज अ सडन लार्ज जंप बिटवीन I2 एंड I3। ये तो खुद करो फटाफट से। सडन लार्ज जंप बिटवीन I2 और I3, इसका मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। किसमें होंगे? अब अगर मैं ऑप्शन में दे देता, एक तो दे देता मैं यहां पर, ये कौन है बोलो बेटा? ये तो क्या है? मैग्नीशियम। ये तो एल्यूमिनियम है, इससे कोई मतलब नहीं है। पहला सोडियम हो गया, इससे भी कोई मतलब नहीं है। ये क्या हो गया? सिलिकॉन। अब मैं यहां पर क्या है? ये 3s2। समझ में आ गया? अब मैं ऑप्शन में सिलिकॉन की जगह क्या दे देता? मैं सिलिकॉन की जगह बेरिलियम दे देता। क्या दे देता? तो फिर आंसर बेरिलियम हो जाता। क्या हो जाता? क्यों? क्योंकि बेरिलियम का साइज किससे छोटा है? अरे बोला करो यार, बेरिलियम का साइज किससे छोटा है? तो जब मैं दोनों में दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बोलो बेटा, यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले 2s से। किससे निकले? तो मेरे को IE3 किसमें देनी है? 1s2। 1s2 कौन है? अरे हीलियम है यार। हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी पूरी पीरियोडिक टेबल में, हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। बोलो, यहां पर अपन मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो I1 दे दी, I2 दे दी, किसको धारण कर लिया? नियॉन। तो नियॉन के कंपैरिजन में तो हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गई, नहीं हो गई? तो अगर मेरे को क्या है, I2 और I3 में सडन जंप पूछा है, क्या पूछा है? इसका मतलब मान के चलो वो एल्कलाइन अर्थ मेटल है। क्या है? और एल्कलाइन अर्थ मेटल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो जैसे 2 निकालेंगे, अपने को तीसरा निकालने के लिए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। किसमें जाना पड़ेगा? बात समझ में आ रही है आपको जो मैं कह रहा हूं? हाँ जनाब। द वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एलिमेंट आर 100, 150 और 1500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिव। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। देख लो बाप, इसका मतलब I3 की वैल्यू क्या हो गई? बोलो बेटा, I3 की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? अब देखो I3 ज्यादा ही नहीं है, ज्यादा ही नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बेरिलियम के 2 कदम पीछे कौन खड़ी है? हीलियम। बेरिलियम को मैंने I1 दिया, I2 दी, तो मेरे को IE3 देना पड़ेगा किसके अंदर? हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन में। और हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। तो आंसर कौन हो गया? बेरिलियम। बोलो, समझ में आ जाएगा आपको? उसके बाद देखो क्वेश्चन, अपने को एक प्रोसेस दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रोसेस दे रखा है। एक मेटल M है हाइपोथेटिकल गैसेस स्टेट में। किसमें? दिमाग बिल्कुल, मैं फास्ट चलूंगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। मेरे पास एक एटम है, मेटल एटम है M। किसमें है? न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में। न्यूट्रल आइसोलेटेड। मेरे को इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। मैं क्या दूंगा जनाब? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या दूंगा? और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देकर मैं उसको किसमें कन्वर्ट कर दूंगा? उसके मोनो पॉजिटिव गैसेस आयन में। किसमें कन्वर्ट कर दूंगा? इस रिएक्शन के लिए मेरे को एंथैल्पी डेल्टा H कितना दे रखा है? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना दे रखा है? इसका मतलब मेरे को IE1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलिएगा। एंथैल्पी का मतलब इस प्रोसेस में जो मेरे को एनर्जी इन्वॉल्व हुई वो कितनी हुई? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 2 खा गया, इसने नहीं दी अपने को। अगर मैं M पॉजिटिव से वापस से, मैं M पॉजिटिव मतलब उसके मोनो पॉजिटिव गैसेस आयन से फिर से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो मैं उसको दूंगा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या दूंगा? और फिर मैं उसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा? उसके डाई पॉजिटिव आयन में, और फिर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं? बोलिएगा आप लोग। अगर अपन इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों में से M पॉजिटिव गैसियस आयन कैंसिल हो गया, तो मेरे को M गैस, मेटल गैस से जब मैं M+2 डाई पॉजिटिव आयन बनाऊंगा,
तो मैं क्या दूंगा उसको I1 प्लस I2 क्या बनाऊंगा, और अगर मैं M+3 बनाता, क्या बनाता, तो मैं उसको देता I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या देता। तो मैंने क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, उसके डाई पॉजिटिव आयन में, और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। ये रिएक्शन दे रखा है उसने, सीधा मेटल को किस में कन्वर्ट कर दिया, उसके डाई पॉजिटिव आयन में, सीधा मेटल को किस में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके लिए उसको अब एंथैल्पी कितनी हो गई, 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसका मतलब उसने अपने को I1 प्लस I2 की टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है, I1 प्लस I2 बोलेगा आप लोग, I1 प्लस I2 टोटल मिलाकर कितनी दे रखी है, 250। I1 कितनी दे रखी है, 100। तो मेटल M के लिए I2 की वैल्यू 250 माइनस 100 तो कितना हो गया, 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हो गया। समझ में आ गया आपको। अब वो कह रहा है अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, किसके लिए, अबव प्रोसेस के लिए। किसके लिए, पहला वो कह रहा है I1 M गैस के लिए 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हाँ जनाब बिल्कुल सही है। अपने को इनकरेक्ट देखना है, ये तो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्या हो गया, I1 ऑफ M पॉजिटिव गैस, I1 ऑफ M पॉजिटिव गैस इज 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये भी बिल्कुल सही है। जो मेटल M के लिए I2 है, बात को पकड़ना, मेरी बात को पकड़ना, जो M के लिए I2 है वो M पॉजिटिव के लिए तो I1 है, क्योंकि अपन उसको पहली बार दे रहे हैं, बोलिएगा। तो M पॉजिटिव के लिए I1 की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये भी करेक्ट हो गया। अरे बोलिएगा आप लोग। थर्ड वाला I2 ऑफ M गैस इज 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, नहीं 250 तो क्या हो गया, I1 प्लस I2 हो गया। क्या हो गया, I1 प्लस I2, ये टोटल कितना हो गया मेटल के लिए 250, I2 तो उसके लिए कितना हो गया 150। समझ में आ गया। तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला इनकरेक्ट हो गया। ये वाला क्या हो गया, इनकरेक्ट। अपने को इनकरेक्ट ही देखना था, इसका मतलब जो आंसर है वो कौन सा हो गया, सी। और I2 ऑफ M गैस इज 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो डी वाला तो हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट। आई थिंक सो यू आर एबल टू गेट दिस। उसके बाद लिखें फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, लिखें फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। कुछ क्वेश्चंस आप लोग अपने हिसाब से इनकॉर्पोरेट कर लेना, कुछ जगह छोड़ देना, अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है ना। अगर कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहो लिख लेना, सीधा आ जाओ। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, पॉइंट नंबर 1 एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में सबसे पहले अपन जनाब बात करते हैं ग्रुप में। हाँ जनाब, ग्रुप के अंदर अपन इधर देखो सभी जने, मैंने कौन से शब्द का यूज किया है, बोलो, जनरली। जनरली का मतलब अपन किसी एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। अपन बोलते हैं जब अपन टॉप टू बॉटम ग्रुप में नीचे जाओगे, तो टॉप टू बॉटम नीचे जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे पकड़ क्या होगी, कम कम होगी। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, कम। कुल मिलाकर डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। लेकिन अपन क्या शब्द यूज कर रहे हैं, जनरली, क्योंकि अपन देखते हैं ऊट पटांग ऑर्डर आते हैं। एक तो डी ब्लॉक में आ गया, बोलो बेटा, ग्रुप नंबर 7, 8, 11, 12 याद आ गया होगा। 5D फिर 3D फिर 4D। ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 9, 10 5D फिर 4D और फिर 3D याद आ गया। बोरॉन फैमिली में ऊटपटांग ऑर्डर, बोरॉन फैमिली में थेलियम नंबर 2 पर आ गया, याद आ गया। तो बोरॉन फिर थेलियम फिर गैलियम फिर एल्यूमिनियम फिर इंडियम, गैलियम और इंडियम में, गैलियम और एल्यूमिनियम में इंटरचेंज कर दिया। बोलो, कार्बन फैमिली में किसमें, लेड की आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा हो गई, टिन से। बोलो, क्लियर है। तो अपन ने कौन सा शब्द यूज किया, जनरली का मतलब आई माई सेल्फ इज नॉट डीलिंग विद एनी सॉर्ट ऑफ एक्सेप्शन। अपन कह रहे हैं टॉप टू बॉटम नीचे जाएंगे, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम होगा, तो उसको निकालने के लिए जनाब अपने को एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, कम। पीरियड में बात कर रहे हैं अपन, तो पीरियड में वापस अपन कौन सा शब्द यूज कर रहे हैं, जनरली। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज। एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अभी एटॉमिक साइज से भी और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। बोलो बेटा, सेकंड पीरियड में सबसे बड़ा आकार किसका है, नियॉन का। किसका, क्योंकि नियॉन में कौन सी रेडियाई है, तो आकार के हिसाब से, आकार के हिसाब से तो इनर्ट गैस की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए। लेकिन पूरी पीरियोडिक टेबल में, लेकिन पूरी पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप एलिमेंट्स हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप एलिमेंट्स हैं जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम या सर्वाधिक होती है, तो ग्रुप 18। इसका मतलब वो क्या होगा, स्टेबल। और स्टेबल हो गए तो स्टेबल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी। तो दोनों ही जगह अपन ने कौन से शब्द का प्रयोग कर दिया,
तो ग्रुप में अपन बात कर रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली। अपने हिसाब से इनकॉर्पोरेट करो। पॉइंट नंबर 1 एटॉमिक साइज। I think so everybody is ready up to this. हाँ जी, आगे बढ़ जाए, बोलिएगा। लिख लिया सभी ने? मेरे हिसाब से लिख लिया होगा। सेकंड है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। सेकंड पॉइंट है इफेक्टिव, ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया। सेकंड हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव। बताने की जरूरत नहीं है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, ये उल्टा दे रखा है, दिस आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की पकड़ क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा। क्रोमियम से ज्यादा जेड इफेक्टिव किसका? इधर देख लो बेटा, फिर एक बार में लिख लेना। क्रोमियम से ज्यादा जेड इफेक्टिव, क्रोमियम +3 का उससे ज्यादा, Mn से ज्यादा जेड इफेक्टिव, Mn+2 का उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली। अगर मेरे पास कौन है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। क्या है? पहले वाले एग्जाम्पल में सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। नाइट्रोजन 7, 3 और ग्रहण कर लिए 10। ऑक्सीजन 8, 2 और ग्रहण कर लिए 10। फ्लोरीन 9, 1 और ग्रहण कर लिया 10। नियॉन 10, सोडियम में से 11, 1 निकल गया 10। मैग्नीशियम 12, 2 निकल गए 10। एल्यूमिनियम 13, 3 निकल गए 10। तो सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बढ़ती चली। सेकंड वाले में सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 3 और ग्रहण कर लिए 18। सल्फर का 16, 2 और ग्रहण कर लिए 18। जैसे जैसे अपन यहां पर अपन किसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे? आर्गन को। किसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे? आर्गन से ज्यादा हमारे पास जेड इफेक्टिव किसका बढ़ गया? के पॉजिटिव का। के पॉजिटिव से जेड इफेक्टिव, कैल्शियम+2 का उससे ज्यादा। ऐसे ही अगर मेरे पास क्या है? मेरे पास यहां पर Li पॉजिटिव और हीलियम दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2। मेरे पास Li पॉजिटिव है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 3 में से 1 निकल गया 2। मेरे पास हीलियम में 2 ही सही। तो अगर मेरे पास क्या है? हीलियम है, मेरे पास क्या है? Li पॉजिटिव, मेरे पास है B+2, मेरे पास है B+3। तो सभी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली। हीलियम से ज्यादा जेड इफेक्टिव किसमें? Li पॉजिटिव में। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 3 में से 1 निकल गया 2 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 2 निकल गए। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, 5 में से 3 निकल गए। जेड इफेक्टिव इन सभी के पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन? तो कितने इलेक्ट्रॉन? 10, 18 और 2। समझ में आ गया? सभी में जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली। फटाफट से कॉपी कर लो। स्पीड फास्ट रखना। बस एक ही बात कहूंगा आपसे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखें, सो दैट वी कैन कवर मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स। सही लिखना है लेकिन जल्दी लिखना है। जितना अपन फास्ट लिखते हैं, कंसंट्रेशन अपना उतना बढ़िया रहता है। अपन धीरे हो जाते हैं, अपना ध्यान इधर उधर हो जाता है। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाना है, स्पीड बढ़ा लो। एग्जाम में स्पीड बढ़ जाती है अपनी। एक दिन में काफी सारे पन्ने होते जाते हैं, क्यों? अपन ने स्पीड बढ़ा ली। जैसे ही स्पीड बढ़ा लेते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है।
ये पॉइंट नंबर सेकंड है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पॉइंट नंबर थर्ड है स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। पॉइंट नंबर थर्ड है स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। इस पॉइंट नंबर सेकंड थर्ड वाला पॉइंट है, जिसने यहां तक नोट्स को इनकॉर्पोरेट कर लिया हो, पॉइंट नंबर थर्ड लिखेगा शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, पॉइंट नंबर थर्ड। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, आपसे एक ही बात कहूंगा, दूसरी बात कहूंगा ही नहीं। हाँ जनाब, लिख लिया सभी ने? मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट को किसकी निगाह से देखता हूँ? स्क्रीनिंग इफेक्ट को मैं एटॉमिक साइज की निगाह से देखता हूँ। किसकी निगाह से देखता हूँ? एटॉमिक साइज की निगाह से, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप में किसको बढ़ाने में मदद करता है? मैं जानता हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा किसमें लगता है? ग्रुप में। किसमें लगता है? क्योंकि पीरियड में तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहेंगे, क्या रहेंगे? लेकिन ग्रुप में क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो अंदर वाले शेल्स में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो एक शेल के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? दूसरे को रिपेल, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। तो एक शेल के इलेक्ट्रॉन दूसरे को रिपेल करेंगे, दूसरा तीसरे को, तो वो आर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आर मतलब रेडियस, दैट इज आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस का आकर्षण या अट्रैक्शन क्या होगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम होगा, तो उसको निकालने के लिए एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी? कम। तो अपन एक ही बात कहते हैं कि जो हमारे पास स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट है, सब लिखा हुआ है, मत लिखिएगा। इट विल हेल्प टू इंक्रीज एटॉमिक साइज, और जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, बोलेगा आप लोग, हेल्प्स टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, और जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। तो अपन बोलते हैं हमारे पास क्या है? हमारे पास है स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या है हमारे पास? स्क्रीनिंग इफेक्ट। अपन क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट को किसकी निगाह से देखूंगा? एटॉमिक साइज की निगाह से। किसकी निगाह से देखूंगा? एटॉमिक साइज। तो अपन बोलते हैं स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट किसका फिनोमिनन होता है? बोलते रहेगा ग्रुप का, और ग्रुप में ये अपने को किसको बढ़ाने में मदद करता है? एटॉमिक साइज। और अगर साइज बढ़ता जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होती चली। फटाफट से लिख लो पॉइंट नंबर थर्ड। फिर फोर्थ पर आते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द ऑर्बिटल्स पर। पॉइंट नंबर फोर, केवल हेडिंग डाल लेना, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द ऑर्बिटल्स। पहले समझा दूं, फिर लिख लीजिएगा आप लोग। हाँ जी जनाब, ध्यान चाहता हूं सभी का, बोर्ड पर देखिएगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द ऑर्बिटल्स, पॉइंट नंबर फोर। पहले बात सुन लीजिएगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द ऑर्बिटल्स जो शब्द पेनिट्रेशन है, इसका मतलब क्या है? अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स। न्यूक्लियस के सबसे समीप कौन है? एस, फिर है पी, फिर है डी, और फिर है एफ। इधर देखो, मेरे पास क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होना चाहिए। मेरे पास एन की वैल्यू कितनी है? इसका मतलब मेरे पास शेल कौन सा है? फोर्थ वाला। तो सबसे ज्यादा जो 4s है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस पर होगा।
फिर 4p पर, फिर 4d पर और फिर 4f पर, बोलिएगा आप लोग। तो मेरे पास सेम शेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। एस न्यूक्लियस के क्या है, सबसे समीप। तो न्यूक्लियस का पेनिट्रेशन या अट्रैक्शन सबसे किस पर ज्यादा लगेगा, एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि एस क्या है, न्यूक्लियस के सबसे समीप। देन इट गोज ऑन डिक्रीजिंग फॉर पी डी एंड एफ, बोलेगा आप लोग। तो ये अपने पास किसका ऑर्डर हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी का। किसका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होना चाहिए। इधर देखो सभी जने, जो बात कह रहा हूं उस बात को सुनिएगा, कोई लिखेगा नहीं। मेरे पास है बेरिलियम और बोरोन। बेरिलियम और बोरोन दोनों ही मेरे पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। दोनों में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ शेल दो। बेरिलियम हो गया 1s2 और 2s2, बोरोन हो गया 1s2 2s2 2p1। दोनों में मेरे पास शेल दूसरा है, लेकिन यहां पर मेरे को दूसरे शेल के, सेकंड शेल के एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। यहां पर मेरे पास शेल वही है सेकंड, लेकिन सेकंड शेल के किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो एस न्यूक्लियस के समीप है इन कंपैरिजन टू पी। तो मैं बोलूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम, इट विल बी ग्रेटर इन कंपैरिजन टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन, बिकॉज ऑफ द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द ऑर्बिटल्स। मैंने एग्जाम्पल में लिथियम और बेरिलियम को क्यों नहीं लिया, क्योंकि लिथियम में भी मेरे को सेकंड शेल के एस में से निकालना है, बेरिलियम में भी मेरे को सेकंड शेल के एस में से निकालना है। तो अपन लिथियम और बेरिलियम को एग्जाम्पल में नहीं ले सकते। हमेशा ध्यान रखिएगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द ऑर्बिटल्स क्या ग्रुप में लग सकता है क्या, क्या ग्रुप में लग सकता है क्या, सवाल ही पैदा नहीं है, क्योंकि ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स बदलते चले जाते हैं। अपने को एन की वैल्यू क्या रखनी है, सेम। मेरे पास थर्ड पीरियड में मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। मैग्नीशियम है जनाब 1s2 2s2 2p6 3s2। मेरे को यहाँ पर थर्ड शेल के एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। मेरे पास है एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। यहाँ पर शेल वही है n=3, लेकिन मेरे को थर्ड शेल के p से इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम विल बी ग्रेटर इन कंपैरिजन टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। पेनिट्रेशन इफेक्ट के कारण, बात को पकड़िएगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट के कारण आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है केवल किससे, एडजेसेंट एलिमेंट से। किससे, मैं चाहूं मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के अलावा सिलिकॉन से भी जीत जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। केवल वो किसको हराएगा, अपने एडजेसेंट एलिमेंट को। एडजेसेंट एलिमेंट कौन है, ऐसे बेरिलियम ने केवल किसको हराया, बोरोन को। मैं चाहूं बेरिलियम कार्बन को हरा दे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पीरियड में डिसाइडिंग फैक्टर फिर जेड इफेक्टिव होता है। क्या होता है, ऐसे ही मेरे पास क्या है, मेरे पास एग्जाम्पल में जिंक के पड़ोस में कौन है बेटा, गैलियम। जिंक में मेरे को फोर्थ शेल के किस्में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। यहां पर मेरे को फोर्थ शेल के किस्में से निकालना है। इसका एटॉमिक नंबर 30, इसका 31। कैडमियम का एटॉमिक नंबर 48 48। यहां पर इलेक्ट्रॉन 5 में से किससे निकालना है, एस। उसके पड़ोस में कौन है, इसका एटॉमिक नंबर 48, इसका 49। यहां पर 5p में से निकालना है। यहां पर मेरे पास मरकरी का एटॉमिक नंबर 86, शेल के एस में से निकालना है। पड़ोस में कौन हो गया, थेलियम 5d10 6s2 6p1। यहां पर किससे निकालना है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जिंक की किससे ज्यादा हो गई, गैलियम से। उसके पड़ोसी से कैडमियम की इंडियम से। मरकरी की किससे, ये थेलियम है, TLA। आई नहीं है, समझ में आ गया आपको, कॉपी कर लें फटाफट। एक एक शब्द को जल्दी जल्दी लिखिएगा और सही लिखिएगा। बेटा ये रजिस्टर यूज मत किया करो, ठीक है, खराब है पीला वाला रजिस्टर, ठीक है, पेज वेज फट जाते हैं इसके। नहीं, उनसे बोल रहा हूँ, ये रजिस्टर मत यूज करो ऐसा यार, फ्रेश रजिस्टर बनाओ। अभी पी ब्लॉक और उसमें ऐसे नोट्स लिखाऊंगा, फिर हालत बिगड़ जाएगी। ऐसी ऐसी चीज पढ़ेंगे जो आपने जीवन में कभी नहीं पढ़ी होगी, फिर नोट्स नहीं है। मेरी क्लास में बिना नोट्स के मत बैठो, मैं पहले ही बता रहा हूँ। सिलेक्शन आपके ऊपर है, मेरे को नहीं देना है एग्जाम। अगर आपने लापरवाही कर दी, आप निपटोगे, मैं नहीं निपटूंगा। मेरे को तो जो
बच्चे लास्ट ईयर युगम वगैरह सभी जेई एडवांस में सेलेक्ट हो गए। स्टूडेंट टीचर का रोल जीरो है, मैं पहले ही बता देता हूं, टीचर का रोल जीरो है एडवांस जैसे एग्जाम में, ZERO जीरो। मैं केवल मेहनत कर सकता हूं, गाइडलाइन प्रदान कर सकता हूं। अगर आपने अपना काम नहीं किया ईमानदारी से, मत बैठो इस बैच में, मैं पहले ही बता रहा हूं, नहीं होगा, नहीं होगा सिलेक्शन। अगर ऐसे रजिस्टर में अपन काम करेंगे, फ्रेश रजिस्टर होना चाहिए, सारे नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। हल्की सी भी लापरवाही कंपटीशन से बाहर कर देगी अपने को, एज सिंपल एज दैट। पैसा खर्च करते हैं अपन, 4,500 5,000 की तो किताबें ले आते हैं स्टूडेंट खरीद के। पढ़ाई पे पैसा इन्वेस्टमेंट है, अपन रजिस्टर ही खराब लेके आएंगे, कैसे काम चलेगा। बात बुरी लगती है, बात टीचर की कड़वी लगती है, माँ बाप की भी बात बुरी लगती है, लेकिन टीचर वही बात बोलता है जो सही होती है। अभी नहीं टोकूंगा, आगे आपको दिक्कत होगी। सही टाइम पे टोकना जरूरी होता है बच्चों को। मेरा बेटा भी 11th में कोई गलत काम करता है, तुरंत टोक देता हूं, मैंने ये गलत कर रहा है। नहीं बोलेंगे तो उसकी आदतें खराब हो जाएंगी, उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। टीचर का काम केवल पढ़ाना नहीं है, उसको सही बात सही समय पे बताना है। जब समय निकल गया तो फिर कुछ नहीं होगा। अभी टोक दूंगा, आगे समझ जाएंगे। माँ बाप भी कुछ बोलते हैं, अपने को बुरी लगती है बात माँ बाप की, यार क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, टीचर क्यों बोल रहा है, इसको क्या हक आ गया। अरे यार, मेरे लिए आपका कैरियर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए आपके पीछे पूरा परिवार खड़ा है, आपका आपका पूरा परिवार खड़ा है। आपके ऊपर IIT का टैग लग गया, इसका मतलब आपका पूरा परिवार तर गया। आपका ये सबसे बड़ा टैग है इंडिया में, और इसके लिए लड़ाई लड़ने वाले बहुत ज्यादा है। तो अपने इस टैग की वैल्यू को पहचानो, इंपॉर्टेंट टैग है जिसके लिए अपन काम कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टैग है। इसमें टीचर का रोल जीरो है बेटा, आपकी मेहनत है सारी की सारी। आपको बात अजीब लगेगी, लेकिन मैं बात सही बता दूं, इसमें मेहनत सारी आपको करनी है। टीचर आपको केवल एक गाइडलाइन प्रदान करेगा, उस पर आपको चलना है, दैट्स ऑल। आप सोचो हम मेहनत नहीं करें और टीचर अपने आप से, सारे के सारे टीचर अपने आप से मेहनत करके हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये जेई का एग्जाम है, आपको टीचर से जितनी वो मेहनत कर रहा है उससे ज्यादा मेहनत कर दी। अगर टीचर टाइम पर आ रहा है तो टीचर से 10 मिनट पहले अपन क्लास में आके रिवाइज कर लें, मैथ्स ही पढ़ लें, फिजिक्स ही पढ़ लें। कहने का मतलब अपने को हर एक सेकंड में टाइम का यूटिलाइजेशन करना है। हाँ जी, लिख लिया सभी ने? आगे बढ़ता हूं, कॉपी करें फटाफट एग्जाम्पल्स। इनऑर्गेनिक में नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी सॉल्ट पढ़ेंगे अपन, बोरेक्स बीट टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट, ये तो मेंस का चैप्टर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे फंस जाएंगे अपन जैसे ही नोट्स स्टार्ट होंगे। बॉन्डिंग के अंदर बहुत सारी चीज, ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, बैक बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, उससे जेई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं। सॉल्ट पढ़ेंगे, सॉल्ट से क्वेश्चन आते हैं, आगे चल के फंस जाएंगे। अभी तो ठीक है, तो मेंस का चैप्टर है पीरियड टेबल, इसमें तो केवल सिंगल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, सभी ने पढ़ रखा है, इसलिए अपन आगे चल के दिक्कत आ जाएगी, इसलिए नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सो एवरीबडी इज रिटन अप टू दिस। आगे बढ़ जाए। ये हो गया पॉइंट नंबर 1 हो गया जनाब, एटॉमिक साइज। सेकंड हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड हो गया स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। फोर्थ हो गया पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ दी ऑर्बिटल्स। पॉइंट नंबर 5 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें अपन बात करेंगे हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी की। जल्दी से लिख लीजिएगा आप लोग, जो लोग लिख रहे हैं अभी कॉपी कर लें। कौन सा वाला? हाँ, ये यही एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, दैट्स ऑल, ठीक है। यही एग्जाम्पल याद रखने हैं, यही सबसे फेमस एग्जाम्पल्स हैं। एक तो ये दोनों, सबसे ज्यादा तो ये, और ये जो मैंने लिखा दिया, समझ में आ गया। अभी पूछा था जिंक और गैलियम में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, आंसर था जिंक।
आंसर था जिंक की आयोनाइजेशन एनर्जी गैलियम से ज्यादा होगी। रिसेंट जेई मेंस का क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाए। हाँ जनाब, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इधर देखो बेटा, जो एटम ऑलरेडी स्टेबल है, जो एटम ऑलरेडी स्टेबल है, किसके कारण? हाफ फील्ड या फुली फील्ड के कारण। तो एक स्टेबल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा। इन अदर वर्ड्स अपन कह सकते हैं उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। अब इधर देखो आप लोग, अपन S2 P6 D10 और F14 इनको अपन क्या मानते हैं? फुली फिल्ड मानते हैं। क्या मानते हैं अपन? इनको फुली फिल्ड मानते हैं। एक तो फुली फिल्ड के अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन रहता है, एंड सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, सिमेट्री लीड्स टू। उसके बाद P3 D10 और F14 में किसका कंसेप्ट आ जाता है? एक्सचेंज एनर्जी का। किसका? अगर P सबशेल है तो कितने ऑर्बिटल हैं? 3, PX PY और PZ। अपन जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जो पोजीशन है वो एक्सचेंज करेगा, जो एनर्जी लिबरेट होगी वो क्या होती है? एक्सचेंज एनर्जी। वो उसको स्टेबिलिटी प्रदान करती है। बोलेगा आप लोग, मेरे पास D सबशेल है, कितने ऑर्बिटल हैं? 5। तो एक इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन के साथ पोजीशन एक्सचेंज करेगा, बोलेगा। लेकिन S2 के लिए अपन कभी भी एक्सचेंज एनर्जी की बात नहीं करते। क्यों? S सबशेल में केवल एक ही ऑर्बिटल है, क्या कोई दूसरा ऑर्बिटल होता है क्या? तो अपन S2 को तो फुली फिल्ड बोलते हैं क्योंकि इसमें सिमेट्री है, लेकिन अपन S1 को कभी भी हाफ फिल्ड नहीं बोलते। S1 को कभी भी हाफ फिल्ड, तो S1 को नहीं बोलते, लेकिन किसको बोलेंगे? हाफ फील्ड बोलेंगे। P3 D5 और F7 को। क्यों? P सबशेल में कितने ऑर्बिटल? 3। तो एक इलेक्ट्रॉन बचे 2 इलेक्ट्रॉन से पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है। D5 में कितने ऑर्बिटल? 5। DXY YZ ZX DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर DZ स्क्वायर चेंज कर सकता है। F सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन? तो जो हमारे पास एक्सचेंज एनर्जी है उसका कंसेप्ट P सबशेल, D सबशेल और F सबशेल में लग सकता है, लेकिन जो S सबशेल है उसके अंदर नहीं लग सकता। अब अपन बात करते हैं I1 और I2 के ऑर्डर के लिए। I1 एंड I2 का ऑर्डर किसके लिए? सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए। किसके लिए? सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में कौन कौन है? सेकंड पीरियड में जनाब मेरे पास लिथियम, बेरिलियम, मेरे पास है लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम पर S2 लगाता हूं, फुली फिल्ड है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है P3 के कारण। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, नियॉन स्टेबल है P6 के कारण, फुली फिल्ड है। I1 का ऑर्डर है, अपन जानते हैं पीरियड में क्या होगा? पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, और एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। अब मेरे पास I1 का ऑर्डर है तो लिथियम, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम। ये पहला एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन इन दी सेंस बोलेगा आप लोग, मेरे पास लिथियम का साइज बड़ा, लिथियम से छोटा साइज बेरिलियम का, और बेरिलियम से छोटा साइज बोरॉन का। तो साइज के हिसाब से, तो किसके हिसाब से? साइज के हिसाब से तो बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा होनी चाहिए? लेकिन बेरिलियम ने अपने पड़ोसी बोरॉन को हरा दिया। इसके 2 कारण, एक तो पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ दी ऑर्बिटल्स अभी हाल पढ़ के आए, और एक फुली फिल्ड स्टेबिलिटी S2 की। किसकी? तो जो स्टेबिलिटी वाला फैक्टर है वो भी केवल किस पर लगेगा? एडजेसेंट एलिमेंट पर। किस पर लगेगा? मैं चाहूं बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन से बढ़ जाए, नाइट्रोजन से बढ़ जाए, नहीं, बेरिलियम केवल किसको हराएगा? अपने पड़ोसी को। पड़ोस में कौन है? बोरॉन। तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा हो गई। 2 कारण, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द ऑर्बिटल्स एंड फुली फिल्ड स्टेबिलिटी ऑफ S2। फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन ने, ऑक्सीजन को किसने हरा दिया? नाइट्रोजन ने। ये एक्सेप्शन हो गया। क्यों? साइज के हिसाब से देखो तो नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज बड़ा है, पीरियड में जाओगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज। तो वैसे तो ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन ने हरा दिया। नाइट्रोजन क्या होता है? 1s2 2s2 2p3। P3 हाफ फिल्ड हो गया, स्टेबल हो गया। स्टेबिलिटी के कारण नाइट्रोजन ने अपने पड़ोसी किसको हरा दिया? ऑक्सीजन को। फिर फ्लोरीन। और पूरी पीरियड टेबल में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? इनर्ट गैसेस की। और इनर्ट गैसेस में भी सबसे ज्यादा किसकी? हीलियम की, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक साइज क्या होता है? सबसे छोटा। अब मेरे को किसका ऑर्डर लिखना है? मेरे को I2 का ऑर्डर लिखना है। तो मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है? क्या तरीका है? जो मैंने कागज पे I1 का ऑर्डर लिखा, जो मैंने कागज पे I1 का ऑर्डर लिखा, उसी में एटॉमिक नंबर में मैं +1 करूंगा, उसी के एटॉमिक नंबर में मैं +1 करूंगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो लिथियम से एक एटॉमिक नंबर बड़ा किसका है? लिथियम से एक एटॉमिक नंबर बड़ा हो गया बेरिलियम का। बोलो बेटा, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो लिथियम से एक बड़ा कौन हो गया? एटॉमिक नंबर। तो लिथियम की जगह किसको लिखूंगा? बेरिलियम से वापस एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो किस पर आ जाऊंगा?
लिथियम पर। अगर Be पॉजिटिव हुआ तो किस पर आ जाएगा? लिथियम पर। बोरॉन का एटॉमिक नंबर, अरे बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, तो बोरॉन से एक एटॉमिक नंबर बड़ा किसका है? कार्बन का। तो बोरॉन की जगह किसको लिखूंगा? कार्बन को। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बेरिलियम की जगह किसको लिखूंगा? बोरॉन को। कार्बन की जगह नाइट्रोजन को, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन की जगह फ्लोरीन को, नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन को, फ्लोरीन की जगह। और लास्ट ही लास्ट में लिखूंगा मैं लिथियम को, क्योंकि मैं लिथियम को किसकी निगाह से देखूंगा? हीलियम, क्योंकि लिथियम क्या होता है? 1s2 2s1 क्या होता है? तो जब मैंने I1 दिया, तो I1 दिया तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो I2 मुझे किसमें देना पड़ेगा? हीलियम में। हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा हो गई? नियॉन से। अब इधर देखो, बेरिलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने, Be पॉजिटिव बनाया। क्या बनाया? मैं लिथियम पर आया, C पॉजिटिव का मतलब बोरॉन, B पॉजिटिव का मतलब बेरिलियम। मेरे पास वापस से कागज पे किसका ऑर्डर हो गया? I1 का। किसका ऑर्डर हो गया? मेरे पास थर्ड पीरियड है। क्या है? थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में I1 और I2 का ऑर्डर लिखना है। किसका लिखना है? I1 और I2 का। मेरे पास थर्ड पीरियड में कौन है बोलिएगा आप लोग फटाफट से? सोडियम, मैग्नीशियम, मेरे पास है एल्यूमिनियम, मेरे पास है सिलिकॉन, मेरे पास है फॉस्फोरस, मेरे पास है सल्फर, मेरे पास है क्लोरीन, और मेरे पास कौन है? आर्गन। बोलिएगा आप लोग। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं I1 का। बोलिएगा सोडियम, वहां पर बेरिलियम ने किसको हराया था? बोरॉन को। यहां पर जो एल्यूमिनियम है उसको किसने हरा दिया? वापस से दो कारण, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ दी ऑर्बिटल्स और फुली फील्ड स्टेबिलिटी ऑफ S2। फिर हो गया सिलिकॉन, वहां पर नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को हराया था। यहां पर सल्फर को किसने हरा दिया? फॉस्फोरस ने। फिर क्लोरीन हो गया, और नंबर 1 पे कौन हो गया? आर्गन। ये तो किसका ऑर्डर हो गया? I1 का। अब I2 का ऑर्डर लिखना है तो क्या करेंगे? एटॉमिक नंबर में एक एक बढ़ा देंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर जनाब 11, तो इसकी जगह 12। सोडियम की जगह मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का 13, तो इसकी जगह सिलिकॉन। मैग्नीशियम की जगह एल्यूमिनियम, सिलिकॉन की जगह फॉस्फोरस, सल्फर की जगह क्लोरीन, फॉस्फोरस की जगह सल्फर, क्लोरीन की जगह आर्गन। और लास्ट में मैं सोडियम को लिखूंगा, क्योंकि मैं सोडियम को किसकी निगाह से देखूंगा? नियॉन। क्योंकि सोडियम से जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 1s2 2s2 2p6 3s1, तो जैसे अपन ने I1 दिया, मेरे को I2 किस में देनी पड़ेगी? नियॉन। और नियॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा हो गई? आर्गन से। बोलिएगा आप लोग फटाफट से, कॉपी करिएगा। यहां तक लिख लो, पजेज हाई वैल्यूज ऑफ आई, फिर जो मैंने लिखा है वो लिखना, इसको छोड़कर बस हेडिंग डाल लेना। ऑर्डर ऑफ I1 एंड I2 फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखना। बेरिलियम और बोरॉन पर डिमार्केशन कर लेना, नीचे अंडरलाइन कर लेना। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे बस लैंग्वेज लिख के जो मैंने लिखा है वो लिखना। ऑर्डर ऑफ I1 एंड I2 फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, पहले सेकंड पीरियड लिख लो। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। हाँ जी, लिख लिया बेटा सभी ने, लैंग्वेज लिख ली। अब ये लिख लो फटाफट से, ये लिखो ऑर्डर ऑफ I1 एंड I2 फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, ऐसे लिख लो जैसे मैंने लिखा है। ऑर्डर ऑफ I1 एंड I2 फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। पहले तो सेकंड पीरियड लिख लो सभी। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बेरिलियम की खोपड़ी पे लगा लो S2, नाइट्रोजन के सर पे P3, नियॉन P6। I1 और I2 का ऑर्डर लिख लो फटाफट से। जैसे मैंने डिमार्केशन किया, आप लोग भी डिमार्केशन कर लेना, बेरिलियम और बोरॉन पे, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे, ऐसे जैसे मैंने लिखा है। ये ऑर्डर लिखने के बाद लिख लेना ऑर्डर ऑफ I1 एंड I2 फॉर थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। जिसने यहां तक कॉपी कर लिया हो, पैरा चेंज करके लिखे ऑर्डर ऑफ I1 एंड I2 फॉर थर्ड पीरियड एलिमेंट्स।
हाँ जी, shall we move on to next slide? Everybody is copied up to this. इस पर डिमार्केशन कर लेना जैसे मैंने किया, बेरिलियम और बोरॉन पे अंडरलाइन कर लेना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे अंडरलाइन कर लेना, ऐसे लिख लेना ताकि याद रहेगा अपने को। शेल वी प्रोसीड? अब लिखें ऑर्डर ऑफ I1 एंड I2 फॉर थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। ऑर्डर ऑफ I1 एंड I2 फॉर थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। सबसे पहले थर्ड पीरियड लिख लो, बोर्ड पर लिख दिया मैंने, जल्दी से कॉपी कर लें खटाखट से, फिर अपन क्वेश्चंस पे आते हैं कुछ। हाँ जी, लिख लिया सभी ने? अगर मैं एक क्वेश्चन है जेई मेंस का, अगर मैं कहता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग पजेस हाईएस्ट वैल्यू ऑफ IE, इसका मतलब सेल्फ अंडरस्टूड है, I1 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, विच एलिमेंट विच एलिमेंट विल possess हाईएस्ट वैल्यू ऑफ IE? विच एलिमेंट possess हाईएस्ट वैल्यू ऑफ I? जब ये क्वेश्चन आए तो I1 की पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? I1। हाँ जनाब, आंसर क्या हो जाएगा अपना? आंसर क्या होगा? आंसर सी नहीं होगा, आंसर डी होगा भाई। अगर अपन ने फुली फिल्ड को देख लिया मर जाएंगे जल्दबाजी में, टीचर के बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे। इधर देखो, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा? जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है उसके आगे वो एलिमेंट लिख लो जिसका कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। नियॉन 3s1 का मतलब सोडियम, बोलो बेटा। नियॉन का मतलब 10, 10 और 1 11 सोडियम। नियॉन 3s2 3p1 एल्यूमिनियम। नियॉन 3s2 मैग्नीशियम। और नियॉन 3s2 3p2 सिलिकॉन। बोलो। अब आप टीचर के बिछाए हुए जाल में फंस गए। S2 को फुली फिल्ड देखते ही मैग्नीशियम, अरे मैग्नीशियम ने तो केवल किसको हराया? केवल अपने पड़ोसी एल्यूमिनियम को। अगर थर्ड पीरियड में I1 का ऑर्डर देखेंगे, किसका देखेंगे बेटा? I1 का ऑर्डर थर्ड पीरियड में तो सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लेकिन सिलिकॉन की तो किससे ज्यादा है? मैग्नीशियम से। फिर अपने पास सल्फर, फिर फॉस्फोरस, फिर क्लोरीन और फिर आर्गन। बोलिएगा आप लोग, ये I1 का ऑर्डर हो गया नहीं हो गया? तो जब भी कॉन्फ़िगरेशन वाला क्वेश्चन आए, जब भी कॉन्फ़िगरेशन, मैं हजारों बार कह चुका हूं, जब भी कॉन्फ़िगरेशन वाला क्वेश्चन, केमिस्ट्री में गलती केवल जल्दबाजी में होती है। या तो आता ही नहीं है, या तो वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं, अपन ने तो कर ही नहीं सकते, इंफॉर्मेशन है, और जल्दबाजी में अपन ने क्या किया, क्वेश्चन कर दिया, तो वो गलत होने की प्रोबेबिलिटी है। हमेशा जब भी कॉन्फ़िगरेशन वाला क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा? जिसका कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है उसके आगे वो एलिमेंट लिख लो। अपन से कभी भी गलती, तो सिलिकॉन किससे जीत गया? बोलो। मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम तो केवल किससे जीता है? एल्यूमिनियम और सोडियम से। आर यू एबल टू गेट दिस एवरीवन? बोलेगा आप लोग? क्लियर है सभी जनों को? उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है। हाँ जनाब, क्वेश्चन है हमारे पास, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। दोनों एक्सेप्शन ले लिए और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमवा लिया। दोनों एक्सेप्शन ले लिए थर्ड पीरियड का और इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमवा लिया। एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम, सल्फर से ज्यादा फॉस्फोरस, और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमवा लिया। थर्ड पीरियड में ऑर्डर बताओ। सोडियम, फिर एल्यूमिनियम। बोलो। I1 का ऑर्डर। किसका ऑर्डर? I1 का। तो मेरे पास सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन और आर्गन। बोलिएगा आप लोग। तो एल्यूमिनियम से ज्यादा किसकी? मैग्नीशियम।
फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर और फिर फॉस्फोरस। सिलिकॉन तो पूछा नहीं, कौन कौन पूछा? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सल्फर और फॉस्फोरस। तो ये ऑर्डर हो गया नहीं हो गया, बोलेगा आप लोग? क्लियर है आप सभी जनों को? उसके बाद 4 एलिमेंट दे रखे, जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये। 4 एलिमेंट दे रखे अपने को, हमारे पास ए बी सी डी, एटॉमिक नंबर 9 10 11 12। अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। इधर देखो, एटॉमिक नंबर 9 पर कौन है? फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर 9 पर कौन है? फ्लोरीन। नंबर हमारे पास एटॉमिक नंबर 10 पर कौन है? 10 पर है नियॉन। 10 पर कौन है? नियॉन। 11 पर कौन है? सोडियम। और हमारे पास एटॉमिक नंबर 12 पर कौन है? मैग्नीशियम। इधर देखो, नॉन मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी मेटल्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। बोलो बेटा। पूरी पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैसेस के बाद, इनर्ट गैसेस की तो आयोनाइजेशन एनर्जी, बात को पकड़ना, इनर्ट गैसेस की तो आयोनाइजेशन एनर्जी पूरी पीरियोडिक टेबल में नंबर 1 पे। इनर्ट गैस फैमिली के बाद नंबर 2 आयोनाइजेशन एनर्जी होती है हेलोजन फैमिली मेंबर्स की। किसकी? क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा भाई? फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9। तो फ्लोरीन के लिए, नॉन मेटल्स के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कौन सा यूज होता है? उनकी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। वो जैसे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वो किस पर आ जाएगा? F नेगेटिव 28 पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? वो 7 इलेक्ट्रॉन थोड़ी त्यागेगा, 7 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब जाकर वो हीलियम पर आएगा। तो नॉन मेटल्स की क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? अपन कहते हैं नॉन मेटल्स में कौन सा कैरेक्टर होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब वो नेगेटिव आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अगर नॉन मेटल पर अपन ने पॉजिटिव चार्ज बता दिया तो उसको अनस्टेबल कर दिया, नहीं कर दिया? अगर मैंने फ्लोरीन पर कौन सा चार्ज पढ़ा दिया, अगर मैंने ऑक्सीजन पे +2 कर दिया, तो ये हाईली अनलाइकली हो गए, नहीं हो गए? नॉन मेटल्स पर कौन सा चार्ज शोभा देता है? नेगेटिव। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इनर्ट गैस की। इनर्ट गैस के बाद हेलोजन फैमिली मेंबर्स की। नॉन मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी मेटल्स के कंपैरिजन में ज्यादा। अब मेटल्स में भी सबसे ज्यादा कम किसकी? एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। किसकी? क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटेलिक कैरेक्टर पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है। और एस ब्लॉक में भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में नंबर 1 होता है ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ग्रुप 1 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सीजियम का उपयोग किसमें करते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। किसमें? फोटो का मतलब लाइट, और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिकल। अपन फोटोन से कौन सी एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल। मैंने क्या किया? सीजियम की सरफेस पर किसको मारा? फोटोन को। फोटोन इजिकल टू ई इजिकल टू एन एच न्यू बोलियो। जैसे मैंने फोटोन को मारा, फोटोन क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ लाइट। पार्टिकल्स ऑफ, उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी, किसको इंपार्ट करी? किसको प्रदान करी? सीजियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? मेटल की सरफेस से निकल गया। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज कैरियर। मैंने दूसरी तरफ क्या लगा दिया? एनोड। जैसे एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, सर्किट पूरा हो जाएगा। सर्किट पूरा हो गया तो मैंने लाइट एनर्जी से कौन सी एनर्जी प्राप्त कर दी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैंने फ्रोंशियम को यूज नहीं किया क्योंकि फ्रोंशियम का नेचर रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? तो अपन बात करते हैं नंबर 1 पर तो कौन हो गई? बोलो बेटा, नियॉन। फिर नंबर 2 पर कौन हो गया? फ्लोरीन। ये दोनों कौन है? मेटल्स। ये दोनों कौन है? मेटल्स। सोडियम की खोपड़ी पर चार्ज कौन सा आएगा? +1। इस पर कौन सा चार्ज आएगा? अब मैं जानता हूं मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा है? सोडियम से। तो नियॉन, फिर फ्लोरीन, फिर मैग्नीशियम और फिर सोडियम। ये हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया किसका? आयोनाइजेशन एनर्जी का। किसका? कॉपी करो ये वाला क्वेश्चन, जेई एडवांस का, फिर एक पॉइंट लिखाऊंगा।
हाँ जी, लिख लिया सभी ने? स्टार पॉइंट डाल के लिखें जो मैं लिखा रहा हूं। लिखें इनर्ट गैसेस possess highest value of IE in periodic table, PT लिख लें। inert gases possess highest value of IE in PT. Inert gases possess highest value of IE in periodic table. Inert gases possess highest value of IE in periodic table. इसी पॉइंट में इनकॉर्पोरेट करें, सेम पॉइंट में। आफ्टर इनर्ट गैस, आफ्टर इनर्ट गैसेस value of IE is maximum for halogen family members. After inert gases, value of IE is maximum for halogen family members. After inert gases, value of IE, value of ionization energy, value of IE is maximum for halogen family members. Is maximum for halogen family members. पैरा चेंज करके वापस से स्टार्ट लगा के लिखें। Non-metals have high value of ionization energy IE as compared to metals. Non-metals have high value of IE as compared to metals. Non-metals have high value of IE as compared to metals. Non-metals have high value of IE as compared to metals. वापिस से स्टार पॉइंट डाल के लिखें। Alkali metals possess lowest value of IE. Alkali metals possess lowest value of IE in whole periodic table. Alkali metals possess lowest value of IE in whole periodic table. Alkali metals possess lowest value of IE, possess lowest value of IE in whole periodic table. Thus they possess maximum metallic character. Thus they possess maximum metallic character. Thus they possess maximum metallic character in periodic table. Thus they possess maximum metallic character in periodic table. Cesium is most electropositive element in whole periodic table. Cesium is most electropositive element in whole periodic table. Cesium is most electropositive element in whole periodic table. Cesium is most electropositive element in whole periodic table. It is used in photoelectric cells. It is used in photoelectric cells because of its low IE value. It is used in photoelectric cells due to its low IE value. It is used in photoelectric cells due to its low IE value. Due to its low IE value. Due to its low IE value. क्लियर है आप सभी जनों को? उसके बाद इधर देखो सभी जने, मेरे पास D3D सीरीज है बेटा। 3D सीरीज एलिमेंट्स में कौन है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसमें हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जीज है उनके एबनॉर्मल ट्रेंड है, कोई भी रेगुलर ट्रेंड नहीं है। शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं याद रखने की। कारण क्या है? अपने को आयोनाइजेशन एनर्जी किसको देनी है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रादर फ्रॉम ए आइसोलेटेड गैसेस एटम। इसका मतलब इनके लैटिस को ब्रेक करना पड़ेगा। अब जब लैटिस को ब्रेक करना है तो अपने को सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। अब किसी का लैटिस क्या है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। क्या है? किसी में सीसीबी क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, किसी में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। तो हर किसी में पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी? अलग अलग। तो लैटिस को ब्रेक करने के लिए अपने को एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? अलग अलग। दूसरी बात, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। अपन जानते हैं शुरू में साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। फिर मिडिल ऑफ द रो आयरन, कोबाल्ट, निकल में साइज लगभग सेम हो जाता है। लास्ट के दो एलिमेंट्स में साइज क्या होता है? तो एबनॉर्मल ट्रेंड आएगा। क्या आएगा? तो हमारे पास जो अपने पास डाटा है तो अपन बोलते हैं ये अपने पास 3D सीरीज का ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी है। डाटा तो ऊपर लिखा हुआ है, अपने को याद रखने की तरीका देखना है।
याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है, साइंस में विक्ट्री, साइंस में स्कैंडियम, तो स्कैंडियम के नीचे साइंस में विक्ट्री वेनेडियम, साइंस में विक्ट्री करो तैयारी, साइंस में विक्ट्री करो तैयारी, करो तैयारी, साइंस में विक्ट्री करो तैयारी। शुरू में अपन यहां तक आ गए, स्कैंडियम वेनेडियम क्रोमियम टाइटेनियम। मन नहीं, अगर अपना मन नहीं है, मन नहीं, मन नहीं, मन नहीं क्यों कोई फिरे झगड़ता, क्यों कोई फिरे, फिरे मतलब आयरन, फिरे का मतलब, और झगड़ता का मतलब जिंक। ये अपने पास शॉर्ट ट्रिक हो गई इन ऑर्डर टू मेमोराइज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू फॉर 3D सीरीज एलिमेंट। अपने को आगे काम आएगा डी ब्लॉक में, किसमें डाटा लिखना चाहें लिख सकते हैं, सभी किलो जूल पर मोल में एनसीईआरटी का डाटा है। अपने को केवल शॉर्ट ट्रिक पता है, साइंस में विक्ट्री करो तैयारी, मन नहीं क्यों कोई फिरे झगड़ता, ये याद रखने की शॉर्ट ट्रिक हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी को 3D सीरीज एलिमेंट्स के लिए। डाटा लिखना चाहे एनसीईआरटी का डाटा है, आप लोग लिख सकते हैं, सभी किलो जूल पर मोल में है। ऑल आर डाटाज ऑफ एनसीईआरटी इन किलो जूल पर मोल। साइंस में विक्ट्री करो तैयारी, मन नहीं, मन नहीं क्यों कोई फिरे झगड़ता, झगड़ता, झगड़ता का मतलब जिंक, क्यों कोई फिरे झगड़ता। साइंस में विक्ट्री करो तैयारी, मन नहीं क्यों कोई फिरे झगड़ता। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी है 3D सीरीज एलिमेंट्स के लिए, आगे भी काम आएगा ये डी ब्लॉक में। आई थिंक सो एवरीबडी इज रिटन अप टू दिस, लिख रहे हैं जो जने लिख लें पहले फटाफट से। आप सब हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करें और टाइम का उपयोग करें। टाइम खराब होने में आराम से खराब हो जाता है बेटा, और यूज करने में एक दिन बहुत बड़ा होता है, 24 घंटे, तो बहुत दिन, एक दिन में बहुत टाइम होता है। अगर अपन एक दिन का निचोड़ लें तो अपने को काफी टाइम मिलेगा काम करने के लिए। अपन कहते हैं अपने पास टाइम नहीं है, तो अपन देखें अगर रेगुलर रूटीन को, तो अपन देखेंगे बहुत ज्यादा टाइम अपन इधर उधर की चीजों में खराब कर देते हैं। लेकिन ये साल अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपने को टाइम को इफेक्टिवली यूज करना है। जीवन को जीने का तरीका सुव्यवस्थित रूप से होना चाहिए। सुबह उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए, पढ़ने का टाइम फिक्स। अगर अपन जीवन को अमर्यादित रूप से जिएंगे, अव्यवस्थित रूप से जिएंगे, तो अपने को टाइम कभी नहीं मिलेगा। अपने को न खाने का समय पता है, न उठने का समय पता है। कई जने सुबह जल्दी उठते हैं, ब्रिस्क वॉक भी ले लेते हैं, थोड़ा चल भी लेते हैं। चलने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है और पूरे दिन भर आलस नहीं रहता, बिल्कुल आलस नहीं रहता। जो लोग 10 मिनट भी ब्रिस्क वॉक लेते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, हीमोग्लोबिन जो अपना है बॉडी का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्रेन में फटाफट फास्ट हो जाती है और दिन भर अपने अंदर थकावट नहीं रहती। कहने का मतलब 10 मिनट चलना होता है, लेकिन वो चलना 10 मिनट अपना टाइम खराब नहीं हो रहा। टाइम तो वैसे ही खराब हो रहा है, घर में बैठे हुए हैं, पूरा दिन हो गया, जो सुबह चीज थी वही रात को है, जो सुबह चीज थी वही रात को है। इसका मतलब अपना दिमाग कई बार ऐसा होता है लगता ही नहीं है। इसका मतलब इफेक्टिव आउटपुट पढ़ाई का नहीं आया। कहने को अपन पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अपना दिमाग इधर उधर रहता है, तो पढ़ाई तो कहाँ ही। तो कहने का मतलब उस कई बार मन उचट जाता है, तो फिर वो पढ़ाई नहीं हो रही। उससे अच्छा अपन छोड़ के अपन मार्केट गए, पपीता शेक पी लिया, कोकोनट का अपन ने नारियल पानी पी लिया। ये सब चीजें क्या है, आलस नहीं देंगी, अपने ग्लूकोज लेवल भी बढ़ गया, हाइड्रेटेड हो गए। नारियल पानी में बहुत अच्छी मिनरल्स हैं,
अपन ने कोई फ्रूट जूस पी लिया, एनर्जी भी आ गई, आलस भी नहीं आया। कई बार अपन रोटी ज्यादा खा लेते हैं, पंखा चलाए, नींद आ गई। और लिक्विड डाइट अपन लेंगे, क्या लेंगे? लिक्विड डाइट। ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कैसे जीतना है, क्योंकि जीतना अपने आप से ही है। लड़ाई सबसे बड़ी जो आदमी लड़ता है ना जीवन भर, वो अपनी ही विचारधाराओं से लड़ता है। सबसे आदमी का सबसे खतरनाक शत्रु कौन है? आलस। सबसे निकटतम और सबसे खतरनाक जो शत्रु है वो है आलस। उससे अपने को जीतना है। सारी बुराई किसके अंदर है? अपने। जीवन भर आदमी अपने आप से लड़ता रहता है, जीवन भर अपनी ही कमियों से लड़ता है, फिर वो आगे बढ़ता जाता है। तो जैसे से आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जीतते चले। तो टाइम को यूटिलाइज करो बेटा। आप लोग, मैं देखता हूं कई जने, कहना नहीं चाहिए, आई एम सॉरी टू से, लेकिन क्लास में भी लेट आते हैं। टाइम 10 मिनट पहले आ जाओ। मेरे को कह दो सर 10 मिनट पहले आ गए, मैं यहां पर आ जाऊंगा। 10 मिनट इंपॉर्टेंट है अपने लिए। आकर पहले रिवाइज ही कर रहे हैं, बैठ के कुछ अलग ही पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब अपना ध्यान केवल और केवल किस पर है? अपने कार्य पर, अपनी पढ़ाई पर। न अपना ध्यान कोई मोबाइल पर है, न किसी चीज पर है। अपना टोटल ध्यान है अपने करियर पर। अपने को आईआईटी में सेलेक्ट होना है, उसके लिए क्या जरूरी है? अपनी एकाग्रता, अपना फोकस। फोकस कैसे बढ़ाएंगे? फोकस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले तो अपन ध्यान रखें अपने को जो पाना है वो आसान चीज नहीं है। आईआईटी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो उसको पाने के लिए अपने को अपनी जीवन शैली को अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। अपने को रेगुलर सुबह से लेकर रात तक अगले दिन की प्लानिंग होनी चाहिए। आज मेरे पास 12 अगस्त हो गई, तो मेरे को 13 को क्या पढ़ना है, 14 को क्या पढ़ना है। मेरी पूरी प्लानिंग फिक्स होनी चाहिए और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इस तरीके से अगर अपन काम करेंगे तो अपने को हर एक दिन की वैल्यू पता पड़ेगी। नहीं तो अपन हर एक दिन खत्म करते जाएंगे। आज 12 अगस्त हो गई, कल 13 भी हो गई, 14 भी हो गई, ऐसे तो टाइम खत्म होता जाएगा। नहीं, अपने को एक दिन का निचोड़ देखना है। एक दिन में मैं रात को सोऊं जब बेड पर, तो अपने आप से प्रश्न करूं आज मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में क्या क्या किया और कल मेरे को क्या करना है। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव ए प्लान इंस्टेड ऑफ नॉट हैविंग एनी प्लान। कोई प्लान ही नहीं होगा तो उस पर एग्जीक्यूशन नहीं होगा। इसलिए बताया मैंने। देखिए, पढ़ने के लिए पढ़ाई तो सब चीज वही है, लेकिन एक इंटेंट होना चाहिए। अगर इंटेंट के साथ काम करेंगे, जीत अपने को वैसे ही मिल जाएगी। सारा खेल जुनून और इंटेंट का है। अगर अपन फोकस्ड रहेंगे, वी विल गेट थ्रू टू दी कॉम्पिटिशन। लास्ट ईयर 11th और 12th में, आदित्य बैठा हुआ है, आप पूछना इसके। आदित्य बेटा बता, कितने बच्चे अपने सेलेक्ट हुए थे एयर बैच में से? हुए नहीं हुए? चाहे रैंक उनकी अच्छी नहीं आई, मैं ये बोल रहा हूं रैंक अच्छी नहीं आई, टॉपर्स नहीं बन पाए, शुरू के 1000 में नहीं आए, लेकिन जयंत बलियान हो गया, मैक्सिमम जने सेलेक्ट हो गया। अविनाश हो गया। अभी वो गौरव गोस्वामी ने आईआईटी दिल्ली का फोटो डाला है, वो आईआईटी दिल्ली में। अपने को आईआईटी का टैग चाहिए। टैग मिल गया ना, आगे की लड़ाई अपने आप लड़ेंगे। आजकल तो आईआईटी क्या कर रहे हैं, स्मार्ट अप, ये जो आ रहा है गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं और कोई ना कोई अपना बिजनेस चालू कर रहे हैं। तो कई ने फिशरीज चालू कर दिया, मत्स्य पालन चालू कर दिया, गवर्नमेंट से ऐड ले ली। 2 आईआईटी के लड़कों ने, उन्होंने मत्स्य पालन और वो काम चालू कर दिया। इतना सक्सेसफुल हो गया उड़ीसा के 2 लड़कों ने कि उन्होंने अब फ्रेंचाइजी बांटना चालू कर दी। कहने का मतलब आईआईटी जो होते हैं वो जॉब्स क्रिएटर हो गए। अब पहले तो जॉब ले रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, जॉब क्रिएटर हो गए। आप जानते हैं फास्ट फूड वगैरह, ये ट्रेन पर गर्म खाने की फैसिलिटी नहीं थी, तो अब ट्रेन में आईआईटीएंस ने एक चालू किया फूड चेन। हर ट्रेन के अंदर जो है गर्म खाने की फैसिलिटी, 2 आईआईटीएन, ये स्टार्टअप है। फ्लिपकार्ट किसने स्टार्ट करी? आईआईटीएंस ने। कहने का मतलब ये सब क्या है, ये सब जॉब क्रिएटर हो गए। क्या हो गए? जॉब क्रिएटर। कैसे बनेंगे? जब अपना फोकस अपने काम पर होगा, जब अपना फोकस अपने काम पर होगा। अभी फोकस क्या है अपना? पढ़ाई पर। कई जने बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी ब्रांच मिलेगी। अरे आगे की मत सोचो, आगे की सोचोगे वर्तमान खराब हो जाएगा। मैं देखता हूं कई जने बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो गए, मैं तो एआई लूंगा, मैं तो ये लूंगा, मैं तो वो लूंगा, ये बदल रही है ब्रांच, अब सीएस का स्कोप कम हो रहा है। बहुत ज्यादा सोचते हैं। अरे सोचो मत, अभी तो जो पढ़ना है वो पढ़ो। आगे बहुत ज्यादा प्लानिंग, लंबी चौड़ी प्लानिंग हमेशा फेल होती है। छोटी छोटी प्लानिंग चलो, आज मुझे क्या करना है, कल मेरे को क्या करना है, परसों। लंबी चौड़ी प्लानिंग मत रखो, वो ईश्वर कर रहा है। अभी तो अपने को वर्तमान जीवन में अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। लंबा बहुत ज्यादा सोचेंगे तो जो अपन पढ़ रहे हैं उससे अपना ध्यान बिल्कुल हटता चला जाएगा। और पढ़ाई से ध्यान हट गया तो फिर एग्जाम में तो आने क्वेश्चन ही है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आने, पहले तो वही सॉल्व करना है ना अपने को। तो
बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं होना चाहिए। कई जने बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं, नहीं, अभी तक अपने को कॉलेज कौन सी ब्रांच मिलेगी ये सब अभी छोड़ो, और अपना पूरा पूरा 100 नहीं 200% फोकस केवल किस पर रखो, जो पढ़ रहे हो उस पर अपना ध्यान होना चाहिए। और लाइफ स्टाइल को क्या करो, बिल्कुल मर्यादित, सोने का समय, खाने का समय बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, नियमित दिनचर्या करो। जीवन जो जितना आदमी अव्यवस्थित रूप से जीता है उसके पास न आज टाइम मिलेगा न कल टाइम मिलेगा, वो हमेशा टाइम के लिए रोता रहेगा, मेरे को टाइम नहीं मिलता। अरे टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम का उपयोग करना पड़ता है। 24 घंटे, वही टॉपर के लिए भी वही 24 घंटे, अपने लिए भी वही 24 घंटे, यूटिलाइज अपने को करना है, इंटेंट पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव साइकिल के साथ काम करोगे तो अपन जीतते जाएंगे कंपटीशन में, ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको, लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बता चुका हूं। अब इधर देखो, डी ब्लॉक के लिए 3D सीरीज के लिए क्रोमियम से ज्यादा I1 हो गई मैंगनीज के लिए। मैंगनीज क्या है, मैंगनीज है 3D5 4s2, क्या है, तो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी देनी है मेरे को फुली फिल्ड S2 में, किसमें देनी है, लेकिन क्रोमियम, क्रोमियम के लिए मेरे को क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देनी है 4s1 में। क्या अपन S1 को हाफ फिल्ड बोलते हैं क्या, नहीं, तो Mn के लिए I1 की वैल्यू किससे ज्यादा, क्रोमियम की I1 से, लेकिन रिवर्स इज ट्रू फॉर देयर I2 वैल्यू। क्यों, क्रोमियम के लिए अब I2 की वैल्यू मेरे को किसमें देनी है, मेरे को देनी है हाफ फिल्ड D5 में, किसमें देनी है, तो मेरे को क्रोमियम के लिए I2 देनी है किसमें, हाफ फिल्ड D5 में, लेकिन यहां पर किसमें देनी है, 4s1 में। S1 को मैं हाफ फिल्ड नहीं मानता, तो I1 ऑफ मैंगनीज इज ग्रेटर देन I1 ऑफ क्रोमियम, बट रिवर्स इज ट्रू फॉर देयर I2 वैल्यू। अब इधर देखो, जिंक के लिए I1 किससे ज्यादा, बोलते रहा करो बेटा, कॉपर से जिंक क्या होता है बोलो, एटॉमिक नंबर 30, जिंक होता है 3D10 4s2, क्या होता है, कॉपर क्या है, कॉपर है 3D10 4s1, क्या है, तो जिंक में मेरे को I1 देनी है, जिंक में मेरे को I1 देनी है, तो किसमें देनी है, फुली फिल्ड S2 में। यहां पर S1 को अपन हाफ फिल्ड नहीं मानते, बोलिएगा। अब जब दोनों से अपन ने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कॉपर किसमें चला गया, कॉपर चला गया 3D10 में, D10 को अपन क्या बोलते हैं, फुली फिल्ड, जबकि जिंक में अपन I1 देंगे तो S1 में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, तो I1 ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन I1 ऑफ कॉपर, बट रिवर्स इज ट्रू फॉर देयर I2 वैल्यू। मेरे पास अगर क्रोमियम है, मैंगनीज है, वेनेडियम है, टाइटेनियम है, स्कैंडियम है, पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव, बोलो बेटा। लेकिन अपने पास क्रोमियम के लिए I2 की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, हमारे पास I2 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, I2 की, ये देखो लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ I2। तो क्रोमियम की I2 किससे बढ़ गई, मैंगनीज से, क्योंकि क्रोमियम की इसलिए बढ़ गई क्योंकि मैंगनीज के जो क्रोमियम है, क्रोमियम में I2 किसमें देनी है, D5 में, जबकि लिए मैंगनीज के लिए किसके लिए देनी है, 4s1 में। S1 को अपन हाफ फिल्ड, फटाफट कॉपी कर लो इसको अपने हिसाब से, ये ऊपर वाला मत लिखना, ये तो अपन ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, वो तो एक्सेप्शंस थे। हाँ जी बिल्कुल, उसी से आया है, बस क्रोमियम के लिए एक्सेप्शन हो गया। वैसे कौन डिसाइड कर रहा है, जेड इफेक्टिव, स्कैंडियम से ज्यादा जेड इफेक्टिव, टाइटेनियम में, फिर वेनेडियम, फिर होना चाहिए क्रोमियम, फिर मैंगनीज बढ़नी चाहिए, लेकिन मैंगनीज से ज्यादा किसकी हो गई, क्रोमियम की। ये क्रोमियम क्यों जीत गया मैंगनीज से, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, पीरियड में आई वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। क्रोमियम क्यों जीत गया, क्योंकि क्रोमियम होता है 3D5 4s1, क्या होता है बेटा, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे I2 अपने को हाफ फिल्ड D5 में देनी पड़ेगी, किसमें,
तो क्रोमियम ने किसको हरा दिया? मैंगनीज। बाकी कोई लफड़ा नहीं है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ गया आपको? अब इधर देखो सभी जने, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास कौन कौन है, बेरियम है, मेरे पास कौन है, कैल्शियम है, सेलेनियम है, सल्फर है, आर्गन है, आयोनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ फटाफट से। क्या लॉजिक लगाओगे पहले ये बताओ? मेटल्स की कम, नॉन मेटल की ज्यादा? अरे बोला करो यार। सल्फर की खोपड़ी पे कौन सा चार्ज शोभा देगा, +2 या -2? सेलेनियम पर 2 नेगेटिव शोभा देगा या +2 शोभा देगा? तो ये तो दोनों कौन है, सल्फर और सेलेनियम, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो गया। बोलो बेटा। मेरे पास है बेरियम और कैल्शियम, दोनों क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इन पर कौन सा चार्ज शोभा देता है, +2। तो ये देखो कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, ये दोनों कौन है बोलो बेटा, मेटल्स हैं। ये दोनों क्या हो गया, डिस्टिंक्टली नॉन मेटेलिक हो गए ऑक्सीजन फैमिली में। अब बेरियम का साइज किससे बड़ा है? अरे डाउन द ग्रुप नीचे जाओगे ना तो साइज बढ़ेगा, बेरिलियम से बड़ा, मैग्नीशियम का उससे बड़ा, कैल्शियम उससे बड़ा, स्ट्रॉन्शियम उससे बड़ा। तो डाउन द ग्रुप नीचे जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम। तो बेरियम से छोटा साइज किसका हो गया, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। ऐसे ही सेलेनियम से छोटा साइज किसका हो गया, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। बोलो। तो डाउन द ग्रुप नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। तो बेरियम और कैल्शियम, इनमें डिस्टिंक्टली कौन सा कैरेक्टर हो गया, नॉन मेटेलिक। और नंबर 1 पर तो कौन है, इनर्ट गैस। समझ में आ गया? तो कैसे पकड़ेंगे, मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम, मेटल्स में भी कौन, एस ब्लॉक के कौन, तो एस ब्लॉक में तो वैसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, कम। सेलेनियम और सल्फर कौन से परिवार के सदस्य, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन परिवार में कौन सा कैरेक्टर आ गया, नॉन मेटेलिक। नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, उनके लिए अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी होती है, तो वो नेगेटिव आयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तो बेरियम, फिर कैल्शियम, फिर सेलेनियम, फिर सल्फर, फिर आर्गन। जेई मेंस का क्वेश्चन है। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़े। हाँ जनाब, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ IE3, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ IE3। अगर अपन IE3 की बात करेंगे, मेरे को मैंगनीज है, मैंगनीज क्या होता है बेटा, मैंगनीज होता है 3D5 4s2। क्या होता है, मैंने दिया I1 दे दिया, IE2 दे दिया, क्या दे दिया, अरे जनाब I1 दे दिया, IE2 दे दिया। अब मेरे को IE3 मैंगनीज में किसमें देनी है, हाफ फिल्ड D5 में। किसमें देनी है, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, हमारे पास सी हो गया। सी कौन हो गया, मेरे पास मैंगनीज हो गया। अगर मैं कहता हाईएस्ट वैल्यू ऑफ IE2 तो क्रोमियम हो जाता, क्या हो जाता, क्योंकि क्रोमियम क्या होता है, 3D5 4s1। क्या होता है, तो जैसे मैंने I1 दिया, जैसे मैंने I1 दिया, मेरे को IE2 किसमें देना पड़ेगा, हाफ फिल्ड D5 में। किसमें देना पड़ेगा, तो Mn के लिए, मैंगनीज के लिए तो IE3 की वैल्यू बहुत ज्यादा, क्योंकि वो हाफ फिल्ड D5 में दी जा रही है। क्रोमियम के लिए IE2 की वैल्यू ज्यादा, क्योंकि वो हाफ फिल्ड D5 में दी जा रही है। समझ में आ गया? अगर मैं बोलूं किसके लिए IE3 की वैल्यू सबसे कम है, तो आयरन के लिए। बोलो बेटा, आयरन क्या होता है, आयरन मेरे पास है 3D6 4s2। क्या है, तो इसके लिए IE3 की वैल्यू बहुत कम। क्यों, क्योंकि जैसे ही I1 दे दिया, IE2 दे दिया, अब मेरे को IE3 बहुत कम देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं हल्की सी दूंगा, ये स्टेबल किसमें चला जाएगा, D5 में। तो आयरन के लिए IE3 की वैल्यू, आयरन के लिए कम होती है, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन D6 है। दो तो अपन ने I1 और I2 देकर निकाल दिए, अब D6 तुरंत किसमें परिवर्तित होना चाहेगा, D5 में। तो IE3 इज लोएस्ट फॉर आयरन कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज आफ्टर losing one electron it will convert to stable D5 configuration. Are you able to get this? उसके किसके किसके आयरन के लिए हमेशा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ती जाएगी बेटा, I1 से ज्यादा I2, फिर उससे ज्यादा I3। अपन बात कर रहे हैं दूसरे एलिमेंट के कंपैरिजन में, किसमें, किसकी, IE3 की वैल्यू तो स्कैंडियम के लिए ज्यादा हो जाएगी। अगर स्कैंडियम क्या होता है, 3D1 4s2, तो I3 नहीं, I4। स्कैंडियम क्या होता है, 3D1 4s2। तो उसके लिए तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे ना बेटा। तो I4 की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे पूछा गया भाई किसके लिए I4 की वैल्यू ज्यादा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्कैंडियम। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकल गए, S से, और एक कहां से निकल गया, D से। तो जैसे ही
किसकी? हाँ, तो स्कैंडियम की लो हो गई ना, क्योंकि स्कैंडियम किस में चला जाएगा? तुरंत ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा? अपन कह रहे हैं भाई आयरन के लिए वैल्यू क्या हो गई? Ie3 की वैल्यू रिलेटिवली क्या हो गई? कम। क्यों? स्कैंडियम से कंपैरिजन नहीं कर रहे अपन, तो वैसे ही बात कर रहे हैं कि भाई आयरन के लिए Ie3 की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। क्यों? वो D6 से किस में जा रहा है? D5 में। अगर स्कैंडियम और आयरन में कंपैरिजन में, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्कैंडियम, क्योंकि स्कैंडियम जैसे ही अपन बात करेंगे 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो आर्गन पे चला जाएगा, क्योंकि D1 से किस में जाएगा? D0 में। तो D0 मतलब आर्गन, और D5 से ज्यादा स्टेबल कौन है? आर्गन ज्यादा स्टेबल है। इन्होंने कहा, मैंने एक क्वेश्चन सिंपल दिया था, समझ में आ गया आपको? मैंने कहा था आयरन के लिए जो Ie3 है उसकी वैल्यू रिलेटिवली क्या होगी? कम। मैंने दूसरे से कंपेयर नहीं किया। एब्सोल्यूट किसको माना? आयरन को। क्यों? क्योंकि D6 किस में जाएगा। लेकिन अगर आयरन और अपन स्कैंडियम में कंपेयर कर लेंगे, किसमें? तो स्कैंडियम किसमें जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद आर्गन पे जाएगा, और वो D6 से किसमें जाएगा? D5 में। आर्गन ज्यादा स्टेबल होगा या D5? ऑफ कोर्स आर्गन होगा। वो तो मैं बता रहा हूं, आयरन के लिए D6, आयरन के लिए Ie3 की वैल्यू रिलेटिवली क्या होगी? कम, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर तुरंत किस पर चला जाएगा? हाफ फिल D5 पर। आर यू एबल टू गेट दिस? उसके बाद इधर देखो, ये क्वेश्चन बताओ, अगर अपन किसी एक एलिमेंट को, वापस नहीं बोलूंगा, किसी एक एलिमेंट को दे रहे हैं और लगातार उसी को देते जा रहे हैं, कौन से शब्द की बात करेंगे? सक्सेसिव। इधर देखो, Be पॉजिटिव से, Be पॉजिटिव की आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा बेटा? क्यों? कौन सा शब्द यूज कर लिया? सक्सेसिव। अगर मेरे पास बेरिलियम है तो बेरिलियम से आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, Be प्लस की और बेरिलियम +2 से ज्यादा एनर्जी। अगर अपन एक एटम को दे रहे हैं, दुनिया का कोई भी एटम है और उसको देते जा रहे हैं, कौन से शब्द की बात करेंगे? मैं नियॉन है, नियॉन से किसमें जा रहा हूं? अरे बोला करो यार। Ni पॉजिटिव से ज्यादा, कौन से शब्द की बात कर रहा हूं? मेरे पास है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा, Al पॉजिटिव उससे ज्यादा, Al+2 उससे ज्यादा, Al+3, कौन से शब्द की बात कर रहा हूं? तो बेरिलियम से मैं किस में जा रहा हूं? तो ये तो सक्सेसिव, इसका मतलब Be पॉजिटिव का आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा हो गई? तो पहला वाला तो करेक्ट हो गया, बोलो बेटा। सेकंड वाला करेक्ट हो गया क्या? नहीं। कार्बन और बेरिलियम को कंपेयर कर लिया पीरियड में, किसमें? पीरियड में। सेकंड पीरियड में ऑर्डर बोलो, लिथियम, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियॉन। बोलो। तो यहां पर दो एक्सेप्शन, बेरिलियम की किससे बढ़ गई और नाइट्रोजन की किससे बढ़ गई? तो कार्बन की तो आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा है? बेरिलियम से। इन दोनों को किसमें कंपेयर कर लिया? पीरियड में। बोरॉन की क्या बेरिलियम से ज्यादा है क्या? नहीं जनाब, बेरिलियम की किससे ज्यादा है? तो इसमें तो कौन सा शब्द यूज हो गया? सक्सेसिव। कौन सा यूज हो गया? इन दोनों को किसमें कंपेयर कर लिया? पीरियड में। ये गलत हो ही गया, बोलिएगा आप लोग, तो आंसर कर लोगे आप लोग। उसके बाद हेडिंग डाल के लिखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नॉन मेटल्स के लिए अपन एक शब्द यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रति उनकी एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। टाइम खत्म हो गया, यूं बोल रहे हैं, बस हेडिंग डाल लो, यहां से कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बस एक छोटा सा आपको वर्ड बोल रहा हूं, मेरे पास अगर नॉन मेटल है बेटा तो वो इलेक्ट्रॉन खाना चाहता है। मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन है 287, क्या है? 287। वो एक इलेक्ट्रॉन खाएगी। इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल ने दे दिया, सोडियम ने दे दिया, पोटेशियम ने दे दिया, किसी ने भी दे दिया। जैसे एक इलेक्ट्रॉन खाएगी, किस पर आ गई वो? 288। इसका मतलब यहां पर स्टेबिलिटी क्या हो गई? बोलो बेटा। जब हम यहां पर लेस स्टेबल एटम से किधर की तरफ जा रहे हैं? अपन इतना जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स से, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? कम। यहाँ पर स्टेबिलिटी कम है, यहाँ पर रिलेटिवली एनर्जी क्या है? ज्यादा। इसका मतलब एनर्जी कम कैसे होगी? जब एनर्जी निकलेगी। बोलो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के रूप में एनर्जी निकलती है -349 किलो जूल पर मोल। किसके लिए? क्लोरीन के लिए। किसके लिए? नेगेटिव साइन मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। प्रोसेस क्या है बेटा? एक्सोथर्मिक है। मतलब जब यहां पर अपन क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन देंगे, बोलिएगा आप लोग, तो इतनी एनर्जी डेल्टा EgH के रूप में लिबरेट हो जाएगी, बोलिएगा। अपन कहते हैं क्या हर एटम के लिए इलेक्ट्रॉन देने पर एनर्जी निकलेगी ही सही? क्या नहीं। इनर्ट गैसेस के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EgH की वैल्यू पॉजिटिव होती है, एंडोथर्मिक होती है। क्या होती है? क्यों? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन देने के लिए अपने को एक नया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नया शेल क्रिएट करना पड़ता है। बोलो बेटा।
मेरे पास है नियॉन, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन बोलो 1s2 2s2 2p6 बोलो, क्या 2d होता है क्या 2f होता है क्या, नहीं है। तो मेरे को एक नया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नया शेल क्रिएट करना पड़ेगा, तब ये इलेक्ट्रॉन खाएगा। तो नियॉन से जब मैं एक इलेक्ट्रॉन दूंगा और क्या बनाऊंगा बोलो बेटा, नियॉन का नेगेटिव आयन क्या बनाऊंगा। तो यहां पर डेल्टा EgH की वैल्यू मेरे को देनी पड़ेगी 116 किलो जूल पर मोल। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस एंडोथर्मिक हो गई, क्या हो गई। तो अपन बोलते हैं इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड। एसोसिएटेड का मतलब बेटा निकल भी सकती है और देनी भी, मतलब प्रोसेस कैन ईदर बी एक्सोथर्मिक और कैन इवन बी एंडोथर्मिक। तो इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसेस एटम, इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा EgH। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों सेम है, केवल क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अपन केवल क्या कंसीडर करते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या केवल, किसी ने कहा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है, तो केवल 349। कितनी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो कितनी हो गई, नेगेटिव ऑफ, क्योंकि नेगेटिव का मतलब वो डेल्टा H के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, मतलब वो बता रहा है प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या प्रोसेस। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसमें अपन साइन कन्वेंशन की भी बात, अगर एक्सोथर्मिक है तो नेगेटिव, और इनर्ट गैसेस के लिए पॉजिटिव का मतलब प्रोसेस क्या हो गया, एंडोथर्मिक। फटाफट कॉपी करो ये लाइन यहां तक, लिखते चलो, थोड़ा सा टाइम को यूज कर लेंगे। लास्ट लेक्चर पे मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी तो स्लो हो गया था मैं स्लो होता नहीं हूँ जनरली। लास्ट लेक्चर पे मेरे गले में स्वेलिंग आ गई थी, फिर दवाइयाँ खाई थी, आप लोगों को पता होगा। लास्ट लेक्चर पे मेरी स्पीड कम थी, मैंने बोला भी था मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अपन उस लेक्चर को थोड़ा सा कंपनसेट कर लें आज के लिए। आज ये लिख लिया बेटा, कुछ होमवर्क दे दूं, कोई दिक्कत किसी को, थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ। कुछ वैल्यूज है एनसीईआरटी की डेल्टा EgH की, वो आपको एनसीईआरटी कुछ डाटाज हैं वो आपको कॉपी करना है, बता देता हूँ क्या कॉपी करना है। एक तो हेलोजन फैमिली का डाटा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटिन, फ्लोरीन की -328, क्लोरीन की -349, ब्रोमीन की -325, आयोडीन की -295 295। कुछ डाटाज हैं हमारे पास, इधर देखो बेटा डेल्टा EgH के एनसीईआरटी के डाटा है, किसके, ये तो कॉपी कर लिया यहाँ से यहाँ तक, मेरे हिसाब से यहाँ तक तो सभी ने लिख लिया होगा, यहाँ तक तो सभी ने लिख लिया। कुछ डाटाज हैं जो मैं बता रहा हूँ केवल वही, ये कुछ नहीं लिखना, ये वाले डाटाज कुछ नहीं लिखने। केवल एक तो ग्रुप 1 के, किसके, हाइड्रोजन की -73, लिथियम की -60, मेरे पास सोडियम के लिए -53 -48 -47 माइनस, ये हो गया ग्रुप 16, मतलब ऑक्सीजन फैमिली के लिए, किसके लिए, एक एक तो ये लिखना है ग्रुप 16 का, ये वैल्यूज ऑफ डेल्टा EgH है, ग्रुप 1 का लिखना है, ग्रुप 16 का लिखना है, ये कुछ भी नहीं लिखना नीचे वाला। उसके बाद ग्रुप 17 का लिखना है और ग्रुप 18 का लिखना है, यहां तक लिख लोगे आप लोग, ये आपका होमवर्क हो गया, केवल डाटा। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है समझाऊंगा मैं, यहां से लेकर पॉइंट नंबर 6 तक लिख लोगे आप लोग, 1 से लेकर 6 तक, समझ में आ गया, इतना लिख लेना, फिर अपन अपन कंटिन्यू करेंगे, समझ में आ गया आपको। अगले लेक्चर पे
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी खत्म करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट अपन आधे तक पहुंच जाएंगे, और आधे तक पहुंचने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन खत्म करेंगे और फिर अपन स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने सिलेबस में नहीं है, केवल मैं समझा दूंगा कुछ फॉर्मूलेज है। पॉलिंग फार्मूला,